रेजोनेंस में क्या होता है, यूं समझो जैसे अगर मैं बेंजीन की ही बात करूं, यहाँ पे मैं पूरा मिटा लेता हूं पहले। आज नमन है क्या? आज नमन नहीं है, नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे थे? जैसे अगर मैं कहूं कि भाई बेंजीन ऐसा होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मान लो मैं कहता हूं बेंजीन ऐसा है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड कार्बन, जिसको हमने ऐसे रैंडमली नाम किया है, ऐसा कुछ वो नहीं है, हम 1 2 यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बस फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर मैं ये 1 मानता हूँ, यहाँ 2 करता हूँ, नंबरिंग ऐसे कर देता हूँ, तुम कह सकते हैं कि पहले और दूसरे कार्बन, मतलब C1 C2 जो है, C1 C2 जो कार्बन है, इसके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। ठीक, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें तो C1 C2 जो है वो सिंगल बॉन्ड है उसका। अब अगर मैं देखूँ 3 और 4, C3 C4 सिंगल, और C5 C6 वो भी सिंगल है ना? अच्छा, इसी में अगर मैं और देखूँ C2 C3 C2 C3 C4 C5 एंड C6 C1, ये कैसे हैं? डबल बॉन्ड है। अच्छा, पहली बात ये है कि जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर में क्या है भाई, ये कार्बन हमने ऐसे उसको बांट दिया और हमने उस पर जो बॉन्ड्स है वो लगा दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इनफैक्ट क्या होता है कि इस कार्बन पे 4 बॉन्ड, किसी भी कार्बन पे 4 बॉन्ड बन सकते हैं, 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर एक, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 4 बॉन्ड सबके हो रहे हैं, तो लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और लुईस स्ट्रक्चर जो होते हैं सारे के सारे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जो इसका है वो इसी का है, ज्यादा से ज्यादा वो इन दोनों के बीच में शेयर हो सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं जा सकता, मतलब इसका शेयर हो सकता है इसके साथ, इसका शेयर हो सकता है इसके साथ, लेकिन इसका पांचवें, चौथे और तीसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, तो ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया। अब लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ये स्ट्रक्चर तो गलत है सर, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये होता है सर बेंजीन का स्ट्रक्चर। मैं कहूँगा हाँ यार बात सही कह रहे हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? अब जब ये पॉसिबल है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है वो C2 C3 के बीच में है, वो C5 C4 C6 के बीच में है, तो C4 C5 के बीच में है, और C6 C1 के बीच में है। ठीक है, तो और जो डबल बॉन्ड है वो C1 C2 के बीच में है, C3 C4 के बीच में है, और C5 C6 के बीच में है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, है ना? तो ये भी पॉसिबल दिख रहा है, ये भी पॉसिबल दिख रहा है। तो अब तुम ध्यान से देखो कि एक स्ट्रक्चर, एक लुईस स्ट्रक्चर इन दोनों कंपाउंड को या दोनों स्ट्रक्चर्स को ना ही वो ये एक्सप्लेन कर सकता है कि एक जगह तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है और एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा रहा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, क्या सिंगल बॉन्ड के जितना लंबा है या डबल बॉन्ड के जितना लंबा है ना? तो एक्चुअली में ना ये सिंगल बॉन्ड के जितना लंबा होता है और ना ही ये डबल बॉन्ड के जितना लंबा होता है, ये दोनों के बीच का होता है। ठीक है, इनकी जो इसकी जो लेंथ होती है वो दोनों के बीच की होती है, सिंगल बॉन्ड से छोटी और डबल बॉन्ड से बड़ी। क्लियर होगी बात? तो तुम्हें दिख रहा है कि एक सिंगल स्ट्रक्चर इस कंपाउंड को, बेंजीन को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। फॉर सर्टेन कंपाउंड्स one Lewis structure, for certain compounds one Lewis structure cannot explain, for certain compounds one Lewis structure cannot explain all the properties of the compound, all the properties of the compound। ठीक है, तो all the properties of the compound जैसे यहाँ पे दिख रहा है, full stop। So more than one structure is required, so more than one structure is required to explain all the properties of the compound, to explain all the properties of the compound। क्लियर होगी बात? ये क्लियर है, ये हमें समझ में आ गया। ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो हमें दो स्ट्रक्चर की जरूरत इसके लिए पड़ रही है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो से ज्यादा होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कभी-कभी, है ना? तो हम सब देखेंगे इसी वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्चुअल स्ट्रक्चर। द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इसके जैसा है ना, इसके जैसा है ना, इसके जैसा है, समवेयर इन बिटवीन है, समवेयर इन बिटवीन है। ऐसा होगा वो देखने में कुछ इस तरीके का, या इसकी अगर हम बात करें तो इस तरीके का कुछ होगा। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है ना ही सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहते हैं आधा बॉन्ड है। ठीक है, आधा बॉन्ड है, जिसको एक्चुअली में जो दिखाते हैं बुक्स में हम इस तरीके से दिखा देते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वी शो इट लाइक दिस। ठीक है, तो तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारा
एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड भी डेड बॉन्ड है, 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 ना ही ये 1 है ना ये 2 है ना। 1 और 2 के बीच में डेड, जरूरी नहीं कि हर जगह डेड ही हो, इस केस में एक्चुअली में डेड होता है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं कि डेड हो, वो मैं भी एग्जांपल्स दूंगा तो समझ में आएगा। तो देखो इसमें द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर और हाइब्रिड, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द मिक्सचर और हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, is a mixture or hybrid of these structures। ठीक है, नेक्स्ट लिखो the Lewis structure। ये जो लुईस स्ट्रक्चर है इन दोनों का नाम होता है, हम इनको कहते हैं, इन दोनों के लिए बोल रहा हूँ, इन दोनों के लिए हम कहते हैं या तो ये इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कहीं कहीं पे रेजोनेंस भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं मीजोमेरिक फॉर्म्स। देखो मैं तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं, अभी बता दो या कल बता दो, एक हफ्ते बाद भी बता दो, बट यू नीड टू नो दीज थिंग्स एंड यू नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट कैनोनिकल फॉर्म्स, जो मैं इसको लिख देता हूं कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम्हें ऐसा सब चीजें ये याद है, लेकिन क्या है धीमे 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 सारे के सारे कहीं ना कहीं दिखा देखोगे किसी क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं तुम आएगा, तुम्हें याद आ जाना चाहिए यार मीजोमेरिक फॉर्म्स बोला तो वो क्या था। अच्छा वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऐसा कुछ होता है कि भाई एक लुईस स्ट्रक्चर ये है, एक लुईस स्ट्रक्चर ये है, ये लुईस स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, और ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं है एक्चुअली, दिस नॉट अ लुईस स्ट्रक्चर, क्यों वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो लिखो इसमें पहले ये तो तुम्हारे ये नाम हो गए इसके। ठीक है, ये जो है तुम्हारे इसके नाम हो गए, और ये जो भाई होता है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस और मीजोमेरिक और मीजोमेरिक हाइब्रिड। ठीक है, तो लिखो इसमें द लुईस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और मीजोमेरिक स्ट्रक्चर्स और मीजोमेरिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, मीजोमेरिक स्ट्रक्चर्स या मीजोमेरिक फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो the actual structure is known as the actual structure is known as resonance or mesomeric hybrid of the actual structure is known as resonance or mesomeric hybrid of all the resonating structures of all the resonating structures। तो ये अब तुम नोट डाउन आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर CC सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज 1.46 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और C डबल बॉन्ड C की जो लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो बॉन्ड है इनके, तो ये C ऐसा बॉन्ड बना रहा हूँ, ये बॉन्ड ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, 1.39 या 1.40 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। तो तुम देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है, क्लियर इनफ। ठीक है, तो लिख लेना इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट अ लुईस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट अ लुईस स्ट्रक्चर because resonance because Lewis structures are based on Lewis structures are based on ठीक है लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है लोकलाइज हो गए। ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अच्छा अभी नेक्स्ट देखो, इसी में देखो क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर तो लोकलाइजेशन पे है, लेकिन रेजोनेंस किस पे बेस्ड है, वो डीलोकलाइजेशन पे बेस्ड है। उसमें ये कहा जाता है कि इसके जो डबल बॉन्ड है, भाई डबल बॉन्ड को मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी दे कीप ऑन रोटेटिंग, राइट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रेजोनेट कर रहे हो, घूम रहे हो। ठीक है, तो लिखो एंड इसके ऊपर आगे जब चैप्टर कराऊंगा तब अच्छे से इलैबोरेट करूंगा, अभी इतना ही लिख लो कि एंड रेजोनेंस इज बेस्ड अपॉन रेजोनेंस इज बेस्ड अपॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये जो रेजोनेंस का जो हमें जरूरत है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ये बॉन्ड ऑर्डर अभी के लिए मैंने पहले ही बताया था, अभी के लिए जान दो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। जैसे अगर मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलूं तो 1 है, सिंपल है क्योंकि एक बॉन्ड है, पूरा 100% 1 बॉन्ड है, यहाँ पर 100% 2 बॉन्ड्स है ना, यहाँ पर ना तो 2 है ना 1 है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं इसका बॉन्ड ऑर्डर लाई करेगा। ठीक है, कितना होगा वो हम देखेंगे, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स between 2 atoms, not number, total
नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल, मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर होगी बात? बार बार कुछ तो भी ड्रॉप हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं। बॉन्ड ऑर्डर कितने के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँ तो 1 और 2 C1 C2 के बीच में जस्ट अप्लाई करके देखने, बाकी जगह भी सेम ही आएगा। C1 C2 में देखो, C1 C2 में यहाँ पे टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये और ये, इस वाले बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो अगर मैं C1 C2 मतलब C6H6 की बात करूँ तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? BO will be equal to टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड्स कितने? 1 + 2 1 + 2। अच्छा, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 2। कितना हो गया? 3/2 1.5। तो तुम देख रहे हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या कहा था, 1 और 2 के बीच में होगा, वहां पे क्लियर हो गया। तुम कह सकते हो इट हैज, दिस बॉन्ड हैज सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दिस बॉन्ड हैज सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत गैप आ जाता है, कोई बात नहीं। ये क्लियर हुई बात? लिख लो इसको, ठीक है। इसमें सिंगल और डबल दोनों कैरेक्टर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब कुछ पॉइंट्स हैं मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वो लिखते चले जाओ, ये रेजोनेंस के बारे में है। देखो फर्स्ट, नन ऑफ द, या ऐसे करके पॉइंट लिखते चले जाओ, ठीक है, नोट कह लो या कैसे भी करके लिखते चले जाओ। नन ऑफ द इंडिविजुअल आरएस, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये फाइनल जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर उसको रिजेंबल नहीं करेगा, ठीक है। अगर रिजेंबल कर रहा है मतलब रेजोनेंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। रिजेंबल करने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि उसमें मतलब लाइक वन लुईस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट द होल मॉलिक्यूल, ओके, वी डोंट नीड रेजोनेंस ओवर हियर। देखो, नन ऑफ द इंडिविजुअल आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, आरएस का मतलब वही है, रिसर्च स्कॉलर। नन ऑफ द इंडिविजुअल आरएस रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल इन इट्स एंटायरिटी, ठीक है। नन ऑफ द इंडिविजुअल आरएस represents the molecule in its entirety। सेकंड लिखो, it may seem, कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये और ये तो ठीक है, मतलब ये तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ये जो है इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के बीच में जंप कर रहा है, कभी ये होता है कभी ये होता है, मतलब किसी एक मोमेंट पे तुम उसको चेक करोगे तो ऐसा दिखेगा और नेक्स्ट मोमेंट में शायद ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं होता। ना ये एग्जिस्ट करता है ना ये एग्जिस्ट करता है, these do not exist। ये हमने बस अपने सहूलियत के लिए बनाया है, क्योंकि इसको अगर मैं सबसे पहले तुमको समझाऊं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या बना दिया आपने, ये क्या बकवास है ना। तो पहले ये बनाऊंगा, इसके बेसिस पे ये समझाऊंगा एक्चुअली में स्ट्रक्चर यही होता है, ये नहीं है, they do not exist। देखो, it may seem that the RH resonance hybrid keeps oscillating between the canonical forms, but this is not true, ठीक है। इसमें लिख लो, RH is the mixture of all these forms, RH resonance hybrid is the mixture of all these forms, ठीक है, पहला। दूसरा, it has a definite form है, ये definite form है, it has a definite form and a definite structure, definite form और definite structure है उसका, वो कोई इनके बीच में ऐसे भग नहीं रहा है, कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, नहीं, it has its own definite structure and form, but it cannot be represented by a Lewis structure। क्यों नहीं हो सकता? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ल्यूइस स्ट्रक्चर में हम लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, लोकलाइज होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कहीं और नहीं घूम रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो देखो इसमें, बिकॉज, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लुईस स्ट्रक्चर, बट इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लुईस स्ट्रक्चर बिकॉज LS is based on localization of electrons, LS is Lewis structures, ठीक है, लोकसभा ने, because LS is based on the localization of electrons, whereas resonance is based on delocalization of electrons, ठीक है जी, ठीक है ना। लिखो, रूल्स फॉर कंसिडरिंग स्टेबिलिटी। रूल्स अगर मैं किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दूं, तुमसे पूछिए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, उसके 4 रूल हैं, एक एक करके, मतलब सबसे हायरार्की है, सबसे पहला रूल सबसे पहले अप्लाई होगा, अगर उस रूल से तुम डिसाइड नहीं कर सकते तो सेकंड पे आओगे, उस रूल से नहीं कर सकते तो थर्ड पे आओगे, उस रूल से नहीं कर सकते तो फोर्थ पे आओगे, एक साथ चारों के चारों नहीं लगेंगे, एक एक करके लगेंगे, पहला देन दूसरा देन तीसरा देन चौथा, ठीक है। तो चौथे तक तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है पहले देखो देख के समझ में आ जाता है, ठीक है। तो लिखो, रूल्स फॉर कंसिडरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर कंसिडरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसमें सिर्फ डिक्टेट ही करना है मेरे को, सर मेरे नेट में प्रॉब्लम आ रही है, ओके कोई बात नहीं बेटा, यू कैन ड्रॉप ऑफ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, फर्स्ट देखो, फर्स्ट रूल क्या है, अनचार्ज स्पीशीज, अगर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक उसमें अनचार्ज है और एक उसमें चार्ज है, तो अनचार्ज वाला हमेशा चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होगा और उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा फाइनल में,
मतलब इन दोनों का मिक्सचर तो है, तो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ये ध्यान रखना। लिखो अनचार्ज स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशीज। अनचार्ज्ड स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशीज। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा ऐसे लिख लो, चार्ज स्पीशीज एंड मोर स्टेबल स्पीशीज या मोर स्टेबल आरएस एंड मोर स्टेबल आरएस कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द हाइब्रिड। इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इसके लिए। ठीक है, विल कंट्रीब्यूट या मोर स्टेबल आरएस कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द आरएच रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें कुल ब्रैकेट में लिखना, ये चार्ज अनचार्ज का फंडा क्या है, जो अनचार्ज होगा उसमें हमेशा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना स्ट्रक्चर्स हैविंग हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर हैविंग हायर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। इसको ब्रैकेट क्लोज करो और एक और ब्रैकेट में लिख लेना हायर बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल्स। देखो जब बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना, बीके समझ लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इसमें जितने ज्यादा ना बॉन्ड्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा। देखो हायर बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, हायर बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये नेक्स्ट रूल है, अगर पहले रूल से डिसाइड नहीं हुआ तब सेकंड रूल पे आना है। लिखो इसमें इफ द स्ट्रक्चर्स आर चार्ज्ड, कॉमा, इफ द स्ट्रक्चर्स आर चार्ज्ड, कॉमा, then the structure in which all the atoms have completed octet are more stable. Then the structure in which all the atoms have completed octet are more stable than species having incomplete octet. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि ये काम आएगा मुझे। ठीक है, R3 डबल बॉन्ड 2। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इसके पास क्या है, दो वो है। इसका अगर तुम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके का हो सकता है। यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो अगर तुम अभी ध्यान से देखो तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जबकि इस वाले केस में अगर तुम देखो तो इसका ऑक्टेट भी पूरा है, इसका ऑक्टेट भी पूरा है, इसका जो R या H जो भी होगा ये तो है ही पूरा। तो यहाँ पर ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, यहाँ पर 2 इज मोर स्टेबल देन 1। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसको लिख लो। ठीक, इसको लिख लेना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, if in all the structures all the atoms have complete octet, if in all the structures all the atoms have complete octet and they are charged, ठीक है, and they are charged, ठीक है, and they are, एक सेकंड, if all the structure all these atoms have complete octet and they are charged, मतलब जो स्ट्रक्चर्स है वो चार्ज है, स्पीशीज जो है वो चार्ज है। ठीक है, देन दो स्ट्रक्चर्स विल बी मोर स्टेबल, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गए जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे है। देन दो स्ट्रक्चर्स विल बी मोर स्टेबल, देन दो स्ट्रक्चर्स विल बी मोर स्टेबल which have positive charge on more electropositive atom and negative charge on more electronegative atom। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस, HCO माइनस O प्लस H। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, HCO H, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, नहीं सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तुम देख रहे हो यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इस पे होना चाहिए, ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या ये कम इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज इस पे है। तो अगर मैं कहूँ ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो इसमें 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे है, तुम बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज इस पे भी तो है, अगर लेकिन तुम देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब 2 वायलेशन, यहाँ पे 1 वायलेशन। ठीक है, इन जनरल इस पे बोल। ठीक है, लास्ट लिख लो, इसमें लास्ट पॉइंट होगा, अगर तुमसे तीसरे लेवल पे भी ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तब जाके तुम चौथे लेवल पे आओगे। इस पे लिखो इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर लाइट चार्ज है तो वो जितना दूर हो सके उतना दूर होना चाहिए, तब स्टेबिलिटी आएगी, और अगर अनलाइट चार्ज है तो वो जितना पास हो सके उतना पास हो, तब स्टेबिलिटी आएगी। तो लिखो इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन, इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन ऑफ अनलाइट चार्जेस, इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन ऑफ अनलाइट चार्जेस एंड डिक्रीज इन चार्ज सेपरेशन ऑफ लाइट चार्जेस, है ना, उनका लाइट चार्जेस का चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज इन सेपरेशन, उल्टा बोल रहा हूं, डिक्रीज इन सेपरेशन ऑफ लाइट चार्जेस डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे
मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, इस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें थोड़ा समय हो चुका है हमको। जैसे मान लो अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये OH है, ठीक है, इसमें इस तरीके का कुछ बनता है। अभी मत पूछना कि सर ये कैसे बना दिया आपने, तो समझ में नहीं आया, अग्री, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं, समझ में कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तुमको, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ऐसा फ्लो दिखाएंगे तो हमेशा डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये वाला भाई साहब तो अपना ऐसे ही डबल बॉन्ड बना के उसके साथ में पॉजिटिव ये तो रहेगा ही, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन होगा यार, अभी ऐसे थोड़े ना, ठीक। और ये लास्ट वाला जो आएगा वो फिर से इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये न्यूट्रल है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। अब तुम देखोगे इसमें सब चीजें सेम है इन दोनों में, यहाँ पे क्या है, चार्ज सेपरेशन जो है कम है, अनलाइक चार्जेस का चार्ज सेपरेशन कम है, तो ये दोनों इक्वली स्टेबल होंगे और इससे ज्यादा स्टेबल होंगे, क्यों, क्योंकि इनमें चार्ज सेपरेशन अनलाइक चार्जेस का ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ, इसको मैं 3 कहता हूँ और इसको मैं 4 कहता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई one is more stable than 2 is equally stable as compared to 4 and is more stable than this one, ठीक है। ये हम इससे लेंगे, गॉट इट। ये अब तुम्हारे रूल्स हो गए। अब रूल्स के बाद 2-3 चीजें हैं इसमें, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, फिर कंप्लीट कर देते हैं। देखो इसमें हायर बॉन्ड ऑर्डर अगर होगा, अगर हायर बॉन्ड ऑर्डर होगा भाई, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हो, तो इसमें ज्यादा शक्ति होगी, या 2 बॉन्ड से जुड़ोगे तब ज्यादा शक्ति होगी, 2 बॉन्ड से, और जितनी ज्यादा शक्ति होगी बॉन्ड की उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितने ज्यादा एनर्जी होती है बॉन्ड की, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो, उतना ही छोटा होता है बॉन्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर लिखना हुआ हमें तो हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, भाई अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई होगी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है तो बॉन्ड की एनर्जी भी हाई होगी, और बॉन्ड लेंथ, ये जो एक रूल, ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। बॉन्ड, ये तो समझा दिया ना मैंने, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा मतलब उनकी शक्ति ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्यों, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और जो चौथा है वो है बॉन्ड लेंथ, भाई जो जितने करीब होते हैं, जिनकी मित्रता जितनी घनिष्ठ होती है, हम कहते हैं दे आर क्लोज फ्रेंड्स, इसका मतलब उनके बीच की लेंथ या दूरी जो है वो कम है, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, ठीक है। तो इसमें लिख लो। अच्छा हाँ, और ये जो ये होगा तो इसका मतलब होता है हाई स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा छोटी होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब ये अगर ये हाई है, ये भी हाई है, इसका मतलब ये भी हाई है, इसका मतलब ये लो है, इसका मतलब वो हाई स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अच्छा इसमें, ठीक है, तो ये तुम ऑलरेडी जान चुके हो कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड अगर ये है सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर बोलूँ इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, ये नोट कर लेना अभी के लिए, अभी बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक। यहाँ पर हमारे पास और क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं यार, मेरे को लगा था जरूरत पड़ेगी, एनीवे इसको मिटा छोटी छोटी जगह पे नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये पूछ रहा है CO CO2 और CO3 2 माइनस, इनकी बॉन्ड लेंथ बतानी है, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखो भाई, CO का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड O। अब तुम बोलोगे सर ट्रिपल बॉन्ड O कैसा, एक्चुअली में O इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इंस्टेड ऑफ शोइंग इट विद अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वी शो इट लाइक दिस। अच्छा इसकी बात करो तो यहाँ पे सिंपल सा है भाई, ठीक है। और इसकी बात करोगे तो ये होता है C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो बोलोगे सर ये वाला स्ट्रक्चर के अलावा तो ये वाला स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या ये नहीं हो सकता, तो मैं कहूँगा हाँ, और साथ साथ ये भी तो हो सकता है भाई। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, तो किसी भी बॉन्ड की बात करोगे, एक बॉन्ड को उठा लो, सारे आइडेंटिकली होंगे, एक बॉन्ड को उठा लो, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हो गए, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहूँ तो टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे, 2 1 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3, टोटल कितने हुए 3, कितना आ गया 4/3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, C और O के बीच में 2, सिंपल सी बात है, बी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3, तो सबसे ज्यादा किसका, इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो अगर तुम ध्यान से देखो, बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो CO का बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम होगा, और फिर CO2 का होगा, और फिर CO3 2 माइनस 1। तो ये बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे ये इनका दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दीस। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन क्या दिया है तुमको, क्वेश्चन दिया है सीधे सीधे कि भाई PO4
3 minus SO4 2 minus and C भाई भाई इज ठीक है, एक्सलेंट है भाई। Anyway, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी अगर तुम देखते हैं, तुम्हें कैलकुलेट करना है कि भाई या तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर बना दिए, तो मुझे पता था मैंने बना दिए। मान लो तुम्हें पता नहीं कितने स्ट्रक्चर्स हैं, तुम्हें कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान रखना। 4 भाई पी के अराउंड कितने होंगे, 4 ऑक्सीजन होंगे, ऐसे एक पे डबल बॉन्ड होगा, बाकी 3 पे एक पे डबल बॉन्ड होगा, बाकी 3 पे नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल है ना, ठीक है। तो अगर तुम इस तरीके से इसको देख रहे हो तो हम कह सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होंगे वो 4C2 होंगे, सॉरी 4C3 होंगे। 4C3 का मतलब होता है 4। ये तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक चीज होती है, कॉम्बिनेशन तो अभी आगे पढ़ोगे। तो 4C3, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल पढ़े होंगे यार पहले थोड़े बहुत। नहीं अगर नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना 1 घंटा 4 मिनट हो गया, मैं जस्ट इसको कंप्लीट कर दूंगा। रेजोनेंस एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए आज। तो 4C3 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करते चले जाओ, नेगेटिव चार्ज उधर शिफ्ट करते चले जाओ, तो क्या होगा, अगले वाले में ये नेगेटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और उसके अगले वाले में डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव होगा, उसके बगल वाले में इसको यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो, ये तीनों नेगेटिव होंगे। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम इसको बनाओगे, इसके भी जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सबके सब बनाओगे तुम। आई विल सी, तो मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, तो आई वांट टू सी ऑल दीज, ठीक है। तो इसमें तुम, मैंने बता दिया जैसे वैसे इसमें बनेगा, वैसे इसमें बनेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है, अच्छा बॉन्ड कितना है यहाँ पे, पहले वाले में 2 है, बाकी आगे वाले में कितने हैं, 1 1 1, तो बाकी के 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 1 अपॉन टोटल कितने हैं 4, यहाँ पे जाएगा 5/4 विच इज 1.25। ठीक है। अगर तुम इसकी बात कर लो, इस वाले में क्या है, अगेन 4C1, इसमें सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि अगर तुम देखो तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O-। अगर ध्यान से देखो तो इसकी कंडीशन इसी की जैसी है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करते चल जाओ, अगले वाले में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये तीनों डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गया नेक्स्ट वाले में ये तीनों डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गया नेक्स्ट वाले में ये तीनों डबल बॉन्ड हो गए। तो 4 स्ट्रक्चर इसमें भी आएंगे, तो तुम कह सकते हो 4C1 = 4, और यहाँ पर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, भाई यहाँ पे 2 था, नेक्स्ट वाले में भी 2 आएगा, 3 में 2 आए, 3 स्ट्रक्चर्स में इसमें डबल बॉन्ड आएंगे और एक स्ट्रक्चर में 1 आएगा, 2 + 2 + 2 + 1 अपॉन 4 7/4, ठीक है, दैट इज 1.75। ठीक। अब अगर तुम SO4 की बात करो तो यहाँ पे क्या है, 4C2 आएगा, यहाँ पे 2, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा होगा। तुम बोलोगे सर ऐसे भी तो शिफ्ट करते करते चल जाओगे, अगर तुम ऐसे शिफ्ट करोगे तो भी इसमें क्या होगा, टोटल कुल मिला के 6 स्ट्रक्चर आएंगे, इसका मतलब होता है 6, 4C2 का मतलब 6 होता है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा तुमको, लेकिन तुम जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ पढ़ लोगे और तुम्हें ये तुम्हारा इसमें 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। तो और अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आएंगे और 3 में सिंगल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। इसके जब स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊंगा तुमसे, डोंट यू वरी अबाउट इट। 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 अपॉन 6, कितने हो गए, 9/6 = 1.5, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.25 है, इसका 1.5 है, इसका 1.75 है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, ये क्लियर है। और बढ़ता चला जा रहा है के साथ साथ तुम्हें ये भी देखना है कि ये 1.25 है, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है एज कम्पेयर टू दिस, और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में होगा, तो हाईएस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें क्या हो जाएगा, हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या लोएस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें। इसमें एक चीज और नोट कर लो, तो ये है कि इसमें कभी भी 2 बॉन्ड के बीच का है, जैसे इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, इसके एक्जैक्टली बीच में आ रहा है, तो हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, दीज आर मोर स्टेबल इन जनरल, मोर स्टेबल, ठीक है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ओके, एंड द लास्ट थिंग, मतलब इसमें लास्ट सिर्फ लिखने की है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बाकी ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट, इसके अलावा मैं कुछ तुम्हें टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इन जनरल ऑब्जर्व किया गया है, जिस भी कंपाउंड में रेजोनेंस होती है, जिस भी कंपाउंड में रेजोनेंस होती है, उसमें क्या होता है कि उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कैलकुलेटेड होती है उससे ज़्यादा आती है। मतलब हमने क्या किया, एक कोई लुईस स्ट्रक्चर बनाया उसका, और उस लुईस स्ट्रक्चर की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंटल थ्रू थियोरेटिकल मीन्स, लेकिन जो एक्चुअली में आ रही है वो हमेशा इससे ज़्यादा होती है। तो जो एक्चुअल में आ रही है और जो कैलकुलेटेड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और ये जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्टेबल कंपाउंड होगा। क्यों, क्योंकि उतनी एनर्जी इस कंपाउंड ने रिलीज कर दी, और जितनी एनर्जी रिलीज कर देगा इस कंपाउंड की एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, और जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है उसका वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है उसका वो ज्यादा उतना ही स्टेबल होता है। तो इसमें बस लिख लो रेजोनेंस एनर्जी ऐसे करके हेडिंग डालो और लिख लो मॉलिक्यूल्स विच शो
resonance have greater heat of formation. Molecules which show resonance have greater heat of formation than the calculated heat of formation of any of the canonical forms. ठीक है, heat of formation than the calculated heat of formation of any of the canonical forms, any one of the कोई सी भी canonical forms. तो अगर तुम्हें रेजोनेंस एनर्जी जाननी है, RE रॉयल एनफील्ड नहीं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, तो ये कितनी, ये किसके इक्वल होगी, एक्सपेरिमेंटल डेल्टा HF करके लिखते हैं ना, डेल्टा, ये तुम्हारा क्या होगा, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होगी माइनस डेल्टा क्या, माइनस जो कि कैलकुलेटेड होगी किसकी, ऑफ द मोस्ट स्टेबल, ये भाई डेल्टा HF क्या, डेल्टा सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म. ये तो तुम्हारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है. और जो ये है, अगर ये दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, बस ये तुम्हारी इसका फॉर्मूला हो गया. गॉट इट, मोस्ट स्टेबल, ठीक है. और एक लास्ट चीज लिख लो, रेजोनेंस, ये दोनों चीजें लिख लो जल्दी से. रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल्स और आयंस. रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल्स और आयंस. एग्जांपल C6H6 जो हमने देखा है, उसमें आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ थी, या फिर CO3 2-, ठीक है. नेक्स्ट लिख लो, इट इम्पार्ट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इम्पार्ट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल्स, हायर द RE रेजोनेंस एनर्जी, हायर द स्टेबिलिटी, ठीक है. यहाँ पर मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ.